जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी प्री का एग्जाम दिया होगा और उसमें से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से बहुत से अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत किया होगा उनके प्री का रिजल्ट डेफिनेटली होंगे। और जब आप प्री का रिजल्ट क्लियर करते हैं तो आपके लिए एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो जोन क्रिएट होती है वो होती है कि मेंस राइटिंग कैसे करें। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों में से जो भी अभ्यर्थी अगर प्री क्लियर करते हैं तो उनका एक प्रकार से जो मार्गदर्शन हो और आप लोगों की तैयारी को आसान बनाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि निरंतर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाए। और ताकि प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं उतनी एबिलिटी हो जाती है आपके अंदर क्वेश्चनों को समझने की, करने की। और खास करके जो अभी का जो दौर चल रहा है, खास करके आप यूपीएससी देख लें या स्टेट पीसीएस देख लें, सारे क्वेश्चन काफी गहराई से पूछे जाते हैं। और आप मेंस राइटिंग तभी कर सकते हैं जब पार्टिकुलरली उस सब्जेक्ट की गहराई की जानकारी आपको हो। खास करके आप अगर किसी बुक को रीड किए हैं या जेन्युइन कुछ फैक्ट आपको पता है तो आजकल जिस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए शब्दों की गहराई को समझना और विषयों की गहराई अंडरस्टैंडिंग होना आपके अंदर लाजमी है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग वाकिफ होंगे, ज्यादा चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम एक 66 बीपीएससी जीएस पेपर 1 जो क्वेश्चन एक पूछा गया था उस क्वेश्चन का फॉर्मेट यहां पर आप लोगों के समक्ष शेयर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद इसको लिखिएगा अच्छा से, ठीक से। और आप कहने का मतलब है कि आप जब क्वेश्चन आप लिखते हैं तो लिखने के बाद एक दो बार खुद से मूल्यांकन करें। और मूल्यांकन करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि संस्थान द्वारा आपके जो भी कॉपी है उसका मूल्यांकन किया जाए तो जो संस्थान के जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी जो भी आंसर राइटिंग है उसको वहां पर भेज सकते हैं और विथ इन ए वीक आपको उसका फीडबैक डेफिनेटली दिया जाएगा। अब देखिए, कोई भी अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग कितना अच्छा है ये कैसे समझा जाए। चलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग पहले से आंसर राइटिंग करते होंगे। आंसर राइटिंग करने का सबसे खूबसूरत जो तरीका जो माना जाता है, अगर आप पहले 1 माह 2 माह पहले अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने लिखा है, डील किया है, तो उस क्वेश्चन पेपर को उठाइए, जो भी आपने आंसर लिखा है उस आंसर शीट को आप उठाइए और उठाने के बाद उसके क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आपके उस इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। जो आप अगर यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो आपने जेन्युइनली 25-30 या 40 वर्ड में 30 वर्ड में आपने इंट्रोडक्शन लिखा होगा। अगर आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और लगभग 38 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि लगभग 80 से 90-100 वर्ड के आसपास आपको इंट्रोडक्शन लिखने ही पड़ते हैं, क्योंकि शब्द की सीमा ध्यान रखना होता है। अकॉर्डिंग टू जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको शब्द को वहां पर लिखने होते हैं। अगर आप उसके प्रारंभिक जो भी स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन है, अगर इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद अगर खुद से ये चीजें रियलाइज करना शुरू कर देते हैं कि आखिर इसका प्रश्न क्या हो सकता है, और रियलाइज करने के बाद जिस प्रकार का आपकी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में चल रहा है और वही सेम क्वेश्चन है, तो समझिए कि आपके द्वारा लिखने की जो कला है आपके अंदर आना प्रारंभ हो गया है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इंट्रोडक्शन कुछ और कहता है, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन अराइज होता है और जो रियल में क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारा अंतर देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, इस पर काम करने की जरूरत है। ज्यादा चीजें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, अपने भी ऑनलाइन की अपनी लिमिटेशन है, तो हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वेयर द रीजन फॉर द संथाल रिबेलियन। कहने का मतलब है कि आखिर संथाल जो विद्रोह हुए उसके क्या कारण माने जाते हैं, एंड व्हाट वेयर इट्स पेस एंड रिजल्ट, उसके गति और परिणाम क्या हुए, इसको समझाना है।
ये आपके 66 बीपीएससी जीएस पेपर 1 में पूछा गया। अब एक क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन को फॉर्मेट करना भी आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को डील करने से पहले इन सारी घटनाओं परिघटनाओं को आप लोगों के समक्ष एक समरी के रूप में बता देता हूं, फिर एक फॉर्मेट बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखें और कैसे इसको एंड करें। संथाल कहां, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजें होती है कि संथाल का जो ये जोन है कहां है। अब बिहार स्टेट में अगर आप भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ अगर ध्यान दें और भागलपुर और राजमहल वाले क्षेत्र के बीच में एक पार्ट है जिसको दामन एकबूह के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक समय की बात है कि वहां पर संथालों का एक बहुत सारा गुट हुआ करता था, वहां पर ज्यादा संथाल स्टे करते थे और ये संथाल लोग जो थे वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये चीजें होती है कि हम अपने सारे जो भी वर्क होते हैं खुद से करना प्रारंभ कर देते हैं और हमारी डिपेंडेंसी किसी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं होती है। यानी हम अपने वर्क इफिशियंसी को खुद से करना प्रारंभ कर देते हैं और हम दूसरे पर डिपेंड ना होकर के हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी अगर आपने झूम कृषि का नाम सुना होगा तो प्रारंभ से ही संथाल जो ट्राइबल लोग हैं उस संथाल ट्राइबल के लोगों ने ये झूम कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अगर आप लोगों में से कोई अभ्यर्थी ने एंथ्रोपोलॉजी के जानकार हैं या एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल पेपर रहा है तो आपको ये चीजें जानने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी कि जो भी ट्राइबल लोग हैं उसमें इमोशनल अटैचमेंट होता है। क्यों होता है कि जहां पर भी लिटरेसी रेट कम होती है वहां पर इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होते हैं। इस चीज को आज के प्रेजेंट एरा में भी आप जोड़ करके देख सकते हैं और पास्ट के एरा में भी जोड़ करके देख सकते हैं। प्रेजेंट एरा में ज्यादा मैं कुछ एग्जांपल नहीं दे सकता हूं क्योंकि हो सकता है कि किसी खास कम्युनिटी को लेकर के लोग इसका गलत मीनिंग निकालना प्रारंभ कर देते हैं। आज के समय में इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप में इस प्रकार की कला है चीजों को समझने की तो आपको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने हिंट्स दिया आपको यह समझने की प्रवृत्ति है तो आप इजीली समझ पाए होंगे कि मैं आप लोगों के समक्ष क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। आगे अगर हम बात करें संथाल लोगों को लेकर के तो संथाल लोग अपनी चाहे वह सोशल कॉज हो या पॉलिटिकल कॉज हो या इकोनॉमिकल कॉज हो, सारे कॉज विद्यमान थे जिसमें उनकी निजी जिंदगी में ब्रिटिशर्स के द्वारा हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया गया। किस प्रकार प्रारंभ कर दिया गया कुछ ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग ने नए नए टैक्सेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। जिस प्रकार से जब उनकी जो भी एक्ट आ रहे थे, आप खास करके जब आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 का एक्ट आता है, उसके बाद 1781 का एक्ट आता है, 86 का एक्ट आता है, 93 का एक्ट आता है और सारे एक्ट का स्टडी जो होता है उस एक्ट में कहीं ना कहीं टैक्सेस सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव किए जाते हैं और उस बदलाव का इंपैक्ट कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों पर भी देखने को मिलता है। पहले एक ऐसा रूल था, एक तरीके से आप ऐसे समझे कि सामूहिक रूप से टैक्स पे करने होते थे संथाल लोगों को, लेकिन अब जो टैक्सेशन सिस्टम जो बदल दिया गया उसमें एक कर दिया गया था कि अब आपको एक व्यक्तिगत रूप से आपको टैक्स पे करने होंगे। तो अब यहां पर भी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है कि पहले 10, 15, 20, 50, 100 लोग मिलकर के टैक्स पे करते थे। अब अगर आप एक एक करके जब टैक्स पे करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कहने का मतलब ये था कि जैसे अभी के समय में भी आप देखते हैं कि जो भी लोग किसी खास धर्म को मानते हैं या गॉड में उनकी आस्था होती है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, तो उसमें किसी खास पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं और पुरोहित वर्ग के द्वारा ये किसी प्रकार के पूजा को संपन्न कराया जाता है। सॉरी, जैसे आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो ब्राह्मण के द्वारा, अगर आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो मौलवी के द्वारा, और आप क्रिश्चियन धर्म में और गॉड को याद करने का एक माध्यम है तो उसको फादर, आप लोग इससे वाकिफ होंगे ये चीजें। उसी प्रकार से इन लोगों में भी एक प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति में एक किसी खास
जो लोग थे उनको ईश्वर के मैसेंजर के रूप में जाना जाता था और इन्हीं के वो लोग पुरोहित लोग माने जाते थे। मजे की बात ये थी कि जब 1833 का जब एक्ट आया तो उस 1833 के एक्ट में जो भी ईसाई मिशनरी जो लोग थे उस ईसाई मिशनरियों को भारत में पूर्ण रूप से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अथॉरिटी दे दिया गया। और जैसे ही अथॉरिटी दी जाती है भारत में वो लोग खास करके जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। और हस्तक्षेप का मतलब ही है कि उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, उनके रिलीजियस फैक्टर को डिस्टर्ब करना, उनकी जो एक ट्रस्ट है गॉड के प्रति उनको एक तरीका से देखा डिस्टर्बेंस उत्पन्न करना और अपने रिलीजन को उनके ऊपर जबरन थोपने का प्रयास करना। एक तो ये भी कारण हो सकता था। इससे क्या हो रहा था कि लगभग संथाल के लोगों को परेशानियां उत्पन्न हो रही थी और वो लोग परेशान हो रहे थे। सबसे बड़ी जो विडंबना देखी गई खास करके संथाल लोगों के बीच में कि जब जैसे टैक्सेशन सिस्टम जो लगाया गया आगे चल करके, और टैक्सेशन सिस्टम में ये हुआ कि जब टैक्स सिस्टम को कंटिन्यू तरीका से लंबे समय तक इंक्रीज करते गया। ऐसा नहीं है कि उसको कम कर दिया गया। जैसे किसी समय अगर फैमाइन आया तो फैमाइन के समय में आपने टैक्स सिस्टम को कम कर दिया, नहीं। उस समय चाहे वो फैमाइन आया हो चाहे कुछ भी हो, आपकी उपज कितनी भी हुई हो, आपसे डायरेक्टली आपसे टैक्स लिए जाएंगे। इससे क्या हो रहा था, और खास करके जो इनकी जो जमीन थी वह जमीन भी धीरे 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 कुछ नियमावली के तहत एक्वायर करने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही थी। अब मुद्दा ये था कि जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में फैमाइन आता है और फैमाइन आने के बाद जैसे फैमाइन आएगा तो आप जरूरी नहीं है कि आप उतने अनाज अपने खेत से अर्न कर पाएंगे जितना रियल में होना चाहिए, तो आपकी प्रोडक्शन रेट वहां से कम हो जाएगी। जबकि आपको पता है कि टैक्स तो उतना ही देना है, लेकिन जब आप टैक्स देंगे तो आपके पास भुखमरी होगी, और जब भुखमरी होगी कहने का मतलब ये होगा तो आप कर्ज लेंगे। और जैसे ही कर्ज का सिस्टम आया वहां पर एक तरीका से देखा गया कि वहां पर एक बिचौलिए लोग वहां से उत्पन्न होने लगे जो लोग ऋण देने लगे। यानी एक तरीका से कहा जा सकता है कि वहां पर एक महाजन वर्ग तैयार होना प्रारंभ हो जाता है और लोगों को कर्ज देना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कहानी कुछ ऐसी होती है, एक ब्रिटिशर्स की टैक्सेस सिस्टम्स, बीच में बिचौलियों का आना, जमींदारी वर्ग का आगे आना और इसमें साहूकार वर्ग की अपनी रोल, ये सारी घटनाएं इतना ज्यादा इन लोगों को परेशान करने लगी कि लास्ट में ये लोग काफी हद तक परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने का मतलब ये होता है कि समय है लगभग 1856 का 30 जून का, और अपने ही क्षेत्र में लगभग इस 400 गांव, तो एक तो नहीं 400 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और 400 गांव में लगभग 6000 के आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। और उनका ये प्रयास है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग द्वापर त्रेता इस प्रकार के जो नाम से आप लोग वाकिफ हैं, ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग सतयुग में जिस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती थी उस प्रकार के शासन व्यवस्था को लाने का प्रयास करेंगे। और जो भी विलायती वर्ग के लोग हैं, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स, उनको हम यहाँ से भारत से खदेड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ये लोग प्लान करके कुछ प्री प्लानिंग करते हैं, और प्री प्लानिंग करने के बाद आने वाले बस कुछ दिनों के अंदर में ये लोग एक बड़ा प्रयास करते हैं और साथ ही एक बार में लगभग 60,000, 1,000 2,000 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 60,000 60,000 संथाली लोग इकट्ठा होकर के, चाहे वो जमींदार वर्ग के लोग हों, चाहे वो बिचौलिए वर्ग के लोग हों, चाहे वो साहूकार हों, चाहे वो आपके ब्रिटिशर्स हों, सबको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका टारगेट का जो माध्यम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी, जैसे आप तीर धनुष का नाम सुनते हैं और भाले वगैरह होते हैं, छोटे छोटे तलवारें होती हैं, जो पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग जो पहले यूज किया जाता था उसी प्रकार के जो हथियार थे उसका लोग प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं, हथियार से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय जो ब्रिटिशर्स के जो सेना के जो हेड होते हैं उनका नाम होता है अलेक्जेंडर बहुत प्रयास करते हैं चीजों को रोकने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए, लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि
एक तरफ उनके पास उस समय के मॉडर्न एरा के हथियार हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के पास, और इन लोगों के पास सिंपल तीर धनुष। तो इससे कितने लोगों को मारा जा सकता है? तो इससे कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग इसमें जो संथाल लोग होते हैं वो लोग पूर्ण रूप से इसमें विनर नहीं रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहानी कुछ ऐसा है कि ये लोग हार भी नहीं मानते हैं। एक राइटर के अनुसार लगभग इस संथाल विद्रोह में ये चीजें बताया गया है कि लगभग एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में 45 संथाल लोग छुपे हुए हैं और अंदर से तीर धनुष से बाहर के ब्रिटिशर्स पर अटैक कर रहे हैं, जबकि चारों तरफ ब्रिटिशर्स हैं। लगभग आधे घंटे मुठभेड़ होने के बाद जब ब्रिटिशर्स को लगता है कि इस 45 लोगों को हमने मार दिया है, और जैसे ही उस झोपड़ी में एंट्री करते हैं उसमें एक बूढ़ा संथाल खड़ा होता है, और उस बूढ़े संथाल को ये लोग आत्मसमर्पण करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह आत्मसमर्पण नहीं करता है और वह अपने एक प्रकार से जो गणासे होते हैं उस पर अटैक करने का प्रयास करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितना आत्मबल और अपना एक डिग्निटी जो है उसको मेंटेन रखने की कितनी कैपेबिलिटी है, और उस चीज को अपने डिग्निटी को अचीव करने के लिए, अपने रिस्पेक्ट को अचीव करने के लिए वो लोग लास्ट मरते दम तक किस स्तर तक जाने के लिए भी तैयार थे। यह मामला सोचने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आपको खुद से एक तरीका से मैं अगर कहूं तो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि रियल में इस प्रकार के भी चीजें होती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं के साथ जो संथाल विद्रोह जेन्युइनली समाप्त होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि जैसे संथाल विद्रोह के जो एंड हुए, एंड के क्या कारण थे। अब कहने का मतलब है कि जो एंड हुए उसके क्या कारण थे, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आखिर जो संथाल विद्रोह था वह संथाल विद्रोह असफल क्यों हुए। लेकिन इसको अब हिस्टोरियन है वह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को मेंशन करने का प्रयास करते हैं। कुछ हिस्टोरियन इसको अपने तरीके से मेंशन करते हैं कि हाँ, ये कहने के लिए तो असफल विद्रोह था, लेकिन देश के अंदर एक प्रकार के नए राष्ट्रवाद को भी इसने जन्म दिया, और वही राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं लोगों में एक जुनून पैदा किया, और उसका इम्पैक्ट जो है आप ऐसा देख सकते हैं कि 1857 के क्रांति में भी देखने को मिलती है। अब डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज को किस प्रकार से लेते हैं। जिस प्रकार से आप लेंगे उस प्रकार की एक्टिविटी आपके सामने चीजें डेवलप होगी, जिस प्रकार की आप फीलिंग डेवलप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये तो जेन्युइन सी बात है, आप लोग इस चीज को समझते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे विद्रोह जो खत्म हुआ तो लगभग जो भागलपुर और राजमहल के जो क्षेत्र है उनको एक रेजिमेंट के तहत उनको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया, और 1856 का जो एक्ट है उस 56 के एक्ट के 37 अधिनियम के तहत इनको नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट का भी इनको दर्जा मिल गया। खास करके जो लोग इस अपनी तरीका से जो शासन व्यवस्था चला रहे थे उनकी शासन व्यवस्था को चलाने को भी अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग हुआ करते थे, और उसमें से कुछ पुलिस विभाग भी था, कुछ न्यायिक विभाग भी वो अपने में ही बना करके चलते थे, उनको ये राइट दे दिया गया। आज के समय में आप देखते हैं कि जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 के तहत 4 स्टेट आते हैं, और उसमें एक शासन व्यवस्था बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर ट्राइबल लोग ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार जहां ट्राइबल लोग ज्यादा है उस प्रकार की एक नई अवधारणा, एक नए प्रकार के राइट उनको दे दिए गए। यानी कहने का मतलब ये था कि जिस प्रकार का वो लोग डिमांड कर रहे थे उस प्रकार की जो उनकी लाइफ स्टाइल थी उनसे संबंधित उनको राइट्स दे दिए गए। अब यहाँ कहने का मतलब है कि मैंने इन सारी एक संथाल लोगों के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताई। अब इस सारी स्टोरी को अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए इस क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें रीजन पूछा गया है और इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो जैसे कारण में आप बता सकते हैं, इसके सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, इसके सांस्कृतिक कारण है,
धार्मिक कारण है, इसके सारी चीज को मैंने स्टोरी के रूप में बताया। इस 4-5 को आप एक प्रकार से मेंशन करते हुए इस चीजों को बता सकते हैं किस प्रकार से परिणाम इसके क्या हुए। तो परिणाम आपको पता ही है कि जिस प्रकार की रेजिमेंट की मांग कर रहे थे उनको रेजिमेंट उनको दिया गया, और खास करके 1856 एक्ट जो आई थी उसमें जो 37 अधिनियम के तहत उनको नॉन रेगुलेशन बेस्ड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दे दिया गया। एक अलग उनको रेजिमेंट बनाया गया डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। उनके द्वारा जो भी शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती थी अपने समय के, उनको फिर से वो राइट दे दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग उनके एक्टिव लोग थे, संथाल लोगों में, उनकी पुलिस व्यवस्था में एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी एक राइट दे दिया गया कि हाँ इस यहाँ की आप प्रोटेक्शन आप देखेंगे। खास करके जो भी इनके जो अपने रिलीजन के रूप में जो अपना राइट्स था, खास करके जो ईसाई मिशनरी लोग अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं भी चले जाते थे तो उन पर भी कंट्रोल लगाया गया कि आप इस क्षेत्र में थोड़ा सा लिमिटेड ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो लगभग इन लोगों की जो एक डिमांड थी, इन लोगों की एक मांग थी, वो मांग पूरी होती हुई भी नजर आई। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर ये अपने डिमांड को मांग नहीं करते तो क्या ये पॉसिबल था? इनका शोषण पूरा ऑलवेज होता रहता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर लिखते हैं, अच्छे से लिखिए, और वैल्यू व्यू IAS एकेडमी के जो भी टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप में आप इसके आंसर को आप भेज सकते हैं। इस आंसर का फीडबैक 1 सप्ताह के अंदर आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। मैं प्रयास करता हूं कि कुछ क्वेश्चन खास करके अलग अलग, जिससे खास करके मॉडर्न हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमी के क्वेश्चन हो या IR के क्वेश्चन हो, लगभग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों के समक्ष यूट्यूब पर करा दिए जाए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। चलते चलते इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं कि वैल्यू व्यू IAS एकेडमी के द्वारा जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स किए जाने हैं। खास करके 70 BPSC प्री के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाने हैं। इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, किस प्रकार ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाने हैं, इसकी जानकारी आने वाले कुछ दिनों में अभी इस पर प्लानिंग हो रही है, जल्द ही आप लोगों के समक्ष दी जाएगी। और दूसरी ये चीजें है कि कुछ नए बैच आ रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके से इंस्टीट्यूट में इसको डेवलप किए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी आप लोगों के समक्ष जल्द ही शेयर की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद।